हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हैं मैं आपके सामने आज है ना दो फोटो लेकर आया हूँ। ठीक है, पहली जो ये फ़ोटो है मतलब ये इस बंदे की फ़ोटो और दूसरी ये। ठीक है, अब जो पहली फ़ोटो है इसका संबंध है इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, हमारे राजस्थान सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। जिसमें क्या होगा, जो गरीब तबके से आते हैं, जो बिल्कुल ऐसे मान लीजिए बिल्कुल निर्धन है, जिनके पास में खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो रहने के कहाँ से होंगे, कपड़े लेते तक नहीं खरीद सकते हैं ऐसे लोग, है ना। तो खाना भी ये नसीब से खा पाएँ। तो 8 रुपये में क्या है, मात्र 8 रुपये में इन ज़रूरतमंदों को सुबह शाम घर जैसा खाना प्रोवाइड कराया जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, उस योजना का नाम क्या है, इंदिरा रसोई योजना नाम है इसकी। जो टैगलाइन है, कोई भूखा ना सोए। ठीक, अब यहाँ पर आप इस बंदे को देख रहे हैं जो ये खाना खा रहा है, बहुत गरीब तबके से आ रहा है। रोटी देख सकते हैं यहाँ पर, दाल चावल देख सकते हैं, ये खाने का ट्राई कर रहा है ना, और इसकी फ़ोटो ले रहे हैं। तो ये एक तरीके से पब्लिसिटी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, हालांकि ये पब्लिसिटी की जा रही है क्योंकि इतना अच्छा खाना तो रेगुलर बेसिस पे 8 रुपये में मिलना थोड़ा मुश्किल ही लगता है मुझे तो, है ना। बाकी देखते हैं कि कितने दिनों तक खिलाते हैं, आगे मिलता रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखिए दूसरी जो फोटो है ये वाली सेकंड नंबर की, है ना। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं जो बंदा रनिंग कर रहा है, इसको आप खुद से एज्यूम करिए कि आप खुद हैं। ठीक, अब जब खुद हैं और ये वाला बंदा मान लीजिए ये सोसाइटी है, ये जो पहली फ़ोटो देखिए जो खाना खा रहा है, गरीब तबके से आ रहा है, ये हमारी क्या है, सोसाइटी है। क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब तबके से आते हैं, और हम तो थोड़े सक्षम मानिए अपने आप को, क्योंकि आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है आराम से, है ना। आपका जीवन यापन थोड़ा सही चल रहा है, तो आपको जीवन में क्या है, इतना आगे जाना है, इतना आगे जाना है कि जो इस तरीके के बंदे हैं जो पहली फ़ोटो में हैं, ठीक है, ये वाले जो गरीब तबके से आते हैं, तो इन लोगों के लिए आप कुछ कर सके, है ना। क्योंकि देखो, आप इन जो जानवर होते हैं ना, वो अपने लिए जीवन जीते हैं। कभी आपने उनको देखा है कि वो दूसरे की हेल्प करने जा रहे हैं? हालांकि कुछ निर्मम जानवर भी होते हैं, जब वो मुसीबत में फंस जाते हैं तब उनकी हेल्प करते हैं, कभी आपने देखा होगा, चाहे डिस्कवरी देख लीजिए कुछ, है ना। परंतु मैक्सिमम जो जानवर कैटेगरी है वो क्या होता है, सेल्फिश होती है। ठीक, ऐसे इंसान भी क्या है, इंसान जानवरों से बढ़कर बनाया, जो भगवान ने जो बनाया है जानवरों से तो थोड़ा सा सुपीरियर ही बनाया इंसानों को, है ना। तो इंसानों के सोचने समझने की शक्ति, रिलेशनशिप, इमोशंस, ये सारी चीज़ें जोड़ के दी हैं, और इनको सबको कंबाइंड करके जब आप है ना सोशल वेलफेयर की चीज़ें सोचते हो तो आप दुनिया समाज में बहुत कुछ कर सकते हो। अब ये सेकंड फोटो है यहाँ पर, इसको देखिए कि ये जो रनिंग कर रहा है बंदा, इस पर कितनी जिम्मेदारियाँ, कितनी खुद की, परिवार की, और साथ में सोसाइटी की। जब ये अपने खुद के लिए कुछ कर पाएगा ना, तभी अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएगा, और जब अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएगा तो उसके बाद ये सोसाइटी के में भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देगा। तो कुछ ना कुछ जब ये समाज में बाहर निकलेगा, तो इस ये फर्स्ट फोटो में जो बंदे हैं जो बहुत ही गरीब वंचित परिवार से आते हैं, तो ये बहुत आस भरी निगाहों से इनकी तरफ ये देखेंगे कि ये मेरी कुछ मदद कर दे, मेरी कुछ हेल्प कर दे, मुझे अपने मेरे जीवन यापन में मुझे मतलब यानी कुछ भी मदद कर दें। तो इन लोगों की जो बिल्कुल जिन्होंने अपने जीवन में सारी होप खो दी है, उन लोगों की क्या है, आपको उम्मीद बनना है जीवन में। देखो अपने लिए तो हर कोई जिएगा, कुछ बच्चे हैं उनको ये चीज़ें बोर करेंगी, कुछ चीज़ें उनको मोटिवेट करेंगी, और जिनको मोटिवेट करेंगे वो अपने जीवन में आगे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये लाइन लिखी हुई है मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ जिससे आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाए। कैसे कह दूं कि थक गया हूँ मैं, ना जाने किसका हौसला हूँ मैं, है ना। तो आप अपने आप से खुद से सोचिए, आप दुनिया में हो, यहाँ पर हो, तो आप अपने पेरेंट्स, परिवार, अड़ोसी पड़ोसी, और जब आप समाज में निकलेंगे हजारों लोग आपको मिलेंगे, रास्ते में मिलेंगे, है ना। तो आप उन लोगों की भी एक उम्मीद हो, उन्होंने आपसे एक उम्मीद लगा रखी है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करोगे कि उनका भी उससे कुछ भला हो जाए, है ना। और आपने अगर उस लेवल तक अपने आप को पहुँचा दिया तो आपका जीवन सफल है, अदरवाइज़ तो आम जन तो वह पहले से ही है ना, आम नागरिक तो पहले से ही है, बोलती है सरकार आम नागरिक है। ठीक, आ जाइए देखते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर समान पात्रता परीक्षा, आप सभी जानते हैं सीईटी, है ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब यहाँ पर ये परीक्षा की स्कीम हो गई, ये 150 नंबर हो गए, है ना, 150 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 300 नंबर का पेपर हो गया, और 3 घंटे का, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ये सब आप जानते हैं। हम देख रहे हैं कंप्यूटर का ज्ञान। अब यहाँ पर ये सीनियर सेकेंडरी का कंप्यूटर का सिलेबस, और ये ग्रेजुएशन लेवल का, ये आप सबको अच्छे से रट गया होगा। इसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया ये सब आपको पता ही है। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो पुराने लेक्चर देख लें, उनको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हमने स्प्रेडशीट तक ये पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पावर पॉइंट है, और उसके बाद में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस रहेगा। तो उसके बाद में ये सीनियर सेकेंडरी वाला कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये आज हम करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एमसीक्यू।
ठीक है। ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, इसको करने के बाद में आप खुद से सोचिए कि जो आपने वीडियोस देखे हैं और फिर उनमें कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप इन लेक्चर्स में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो समझ जाइए आप एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ें मैं भूल रहा हूँ, फॉरगेट कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, वीडियोस को वापस अच्छे से देखना है, जो नोट्स बनाए हैं उनको वापस से रिकॉल करिए, रिवाइज करिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक, तो अब देखिए आज तो क्या होगा, मॉर्निंग में मतलब आज सुबह 7 बजे 7 AM पे तो आपको ये मिल जाएगा एमसीक्यू वाला टॉपिक। ठीक है, शाम को 5 बजे मिल जाएगा पीएम पे, हम कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के एक्सटेंशंस। ठीक है, एक्सटेंशन एक्चुअली क्या है, ये जो एक्सटेंशंस है ना, इसमें से क्वेश्चंस आता है और इसमें ये एक टॉपिक रह रहा है ना, एक और दो टॉपिक रह रहे हैं इसमें जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे फुल फॉर्म वाला। ठीक है, एक जो अपन ने देखी थी इनकी शॉर्टकट कीज, वो पूरी कंप्लीट नहीं है, उसमें जो इंपॉर्टेंट थी वो तो आपको करा दिया, और भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो वो भी आपको करा देते हैं, जैसे फंक्शंस की रह गई हैं, है ना। तो मैं सोच रहा था कि जो पहले इंपॉर्टेंट है उनको करा दें, फिर ये पावर पॉइंट करा दें, या पहले पावर पॉइंट ले आएंगे। चलो मैं देख लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। शाम को 5 बजे आपको एक्सटेंशन ले आता हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट डे 7 AM पर पावर पॉइंट ले आता हूँ, और उस बीच में टाइम मिलेगा तो शाम को 5 बजे ये आपको जो एक्स्ट्रा वाले टॉपिक्स हैं ये करा दिए जाएंगे, है ना, जिससे आपका सिलेबस का भी रूटीन बना रहे और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाए। ऐसा कर लेंगे, चलो ठीक है। आ जाइए, चलिए, और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, वाकई में सही लग रहे हैं तो फिर मैं मेहनत भी करूं, अदरवाइज़ तो फिर जो नॉर्मल चल रहा है फिर उसी तरीके से करें। ठीक है, अब ये देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन नेम क्या है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए .docx, .pptx, .txt और .xlsx, है ना। अब आपने देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं से गए, कोई कोचिंग नहीं कर रहे होंगे, है ना। तो मैं वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए लेकर आया हूँ जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। तो उनके लिए क्या है कि जैसे थोड़ी उनकी भी हेल्प हो जाए कि उनको एग्ज़ाम क्रैक करने में थोड़ी आसानी रहे। अब देखो यहाँ पर ये एक्सटेंशंस आपने 4 पढ़े, उसके बाद में आप .docx तो मैंने आपको बता दिया था कि वर्ष 2007 और 7 के बाद वाले जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, तो इसका एक्सटेंशन जो आया है उसका नाम क्या है, .docx। और इससे पहले जो 2003 में आया था, 2003 में आया था इससे पहले वाला, है ना, उससे पहले और उससे पहले वालों के जो माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड के एक्सटेंशन थे .doc तक था। ठीक, तो ये कौन सा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए हो गया .docx। 2007 और 7 के बाद वालों के लिए .docx। ठीक, इतना है आपको याद रखना। अब देखो PPTX क्या है, PPTX है पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट। अब इसमें क्या था, वर्ष वही सेम 2007 रहेगा। 2007 से पहले वालों के लिए क्या था, PPT। ठीक है, .ppt। और 2007 के बाद वालों का क्या हो जाएगा, .pptx, ये हो जाएगा एक्सटेंशन। ठीक, अब TXT क्या है, TXT क्या है, प्लेन टेक्स्ट, इसको बोलेंगे प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, क्वेश्चन में देखिए ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको पढ़ना चालू करा, MS वर्ड 2010, तो ये प्लेन टेक्स्ट ना होकर इसमें नंबर्स भी आ गए, है ना। प्लेन टेक्स्ट में क्या होता है, अगर ये नंबर हटा दिया जाए 2010 इसमें से क्वेश्चन में से, और ऐसे पढ़ा जाए MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन नेम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट हो जाएगा। तो प्लेन टेक्स्ट का एक्सटेंशन क्या होगा, .txt। इतनी चीज़ समझ में आ गई, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्या है, .xlsx, है ना। अब ये क्या है, वही सेम चीज़, वर्ष 2007, उससे पहले और उसके बाद। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए लिखता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको चीज़ें कवर कराई जा सके, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे और आप बोर फील करने लगेंगे। अब ये देखिए इसका मतलब है स्प्रेडशीट। ठीक है, या इसको बोलो वर्कशीट, वर्कशीट बोल सकते हो, स्प्रेडशीट बोल सकते हो, ये चीज़ आपको अच्छे से समझाई थी। अब देखिए 2007 से पहले का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, आप यहाँ पढ़िए .xls, है ना, और .xlsx। ठीक, अब आपने देखा कि अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो बिल्कुल माइनर सी चीज़ चेंज हुआ है, परंतु अगर आपने ये पढ़ रखे होंगे, है ना, आपने एक एक बार इनको सुन लिया, समझ लिया, तो अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप हिट तो कर आओगे कम से कम। तो इसीलिए क्या है, शाम को 5 बजे 5 PM पर इसका लेक्चर आएगा, तो
तभी आप इस वीडियो को देख लीजिए और इसको लाइक भी कर दीजिए, जिससे ये थोड़ा सा बच्चों तक पहुंच भी जाए, है ना। तो चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आ जाइए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, इसमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, अपन ने जब सबसे पहले जब वर्ड को पढ़ना चालू करा था तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में अपन ने क्या लाइन पढ़ी थी कि यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, अगर आपको अच्छे से लेक्चर याद हो तो ये देखो वहाँ से सीधे सीधे ये क्वेश्चन बन गया और ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अब ये देखिए, ये फोटोशॉप का क्या मतलब होता है। ये फोटोशॉप, जैसे आपको कोई फोटो, ठीक है, एडिट करनी है तो इसमें जाइए फोटोशॉप में, तो ये क्या होगा, ये तो वर्ड से रिलेटेड हो गया, ये फोटो से रिलेटेड हो गया फोटोशॉप, है ना। वर्ड आर्ट क्या हो गया, वर्ड आर्ट अपन ने पढ़े थे, पहले से ही कुछ इस तरीके से वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनकी डिजाइन्स बनी हुई हैं कि आपको जो पसंद आए उस डिज़ाइन को चुन लीजिए और उसी तरीके के वर्ड वहाँ पे लिखे आ जाएंगे, है ना। फिर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो ये एप्लीकेशन हो गई एक तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आपको पहले ही पता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3, अंतिम परिवर्तनों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित का मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है, आप सब जानते होंगे इसका मतलब कंट्रोल होता है। तो अंतिम परिवर्तन मतलब लास्ट चेंजेस, ठीक है, जो भी आपने लास्ट चेंजेस किए हैं उनको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है ना। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, रीडू, अंडू, रिपीट और एडिट। देखो रिपीट जो है, रिपीट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमेशा समझिए, रिपीट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके आपने एक लाइन लिखी है, आप क्या करेंगे, वापस से इसको लिख देंगे, फिर वापस से इसको लिख देंगे, फिर वापस से इसको लिख देंगे, ठीक है। तो आपने ये वाली लाइन लिखी, फिर इसके बाद में ये लिखी, फिर इसके बाद ये लिखी, फिर इसके बाद ये लिखी, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब क्या होता है, ये रिपीट करना अंतिम परिवर्तन में नहीं आता, क्यों, क्योंकि हर बार क्या है, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, है ना, न्यू बना रहे हैं, नया नया, है ना। इसके अंदर अंतिम लास्ट चेंजेस कुछ नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं। एडिट में क्या होता है, एडिट में क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके आपने ये सारी लाइनें लिखी थी, यहाँ से लेके कहीं भी आप एडिट तो कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, जहाँ मर्जी है वहाँ कर लीजिए। लास्ट, लास्ट का मतलब है जहाँ बिल्कुल लास्ट में कुछ परिवर्तन लाएंगे। अब रिपीट के अंदर क्या आ रहा था, आप ये फर्स्ट से लेके लास्ट तक का पूरा रिपीट कर रहे थे, फर्स्ट से लेके लास्ट तक का रिपीट कर रहे थे, तो ये अंतिम परिवर्तन नहीं हो रहा था। अंतिम परिवर्तन अंतिम में ही होगा, ठीक है। तो अंतिम के आसपास वाले परिवर्तन, एक तो ये आसपास वाला हो गया रीडू, और अंतिम परिवर्तन हो गया अंडू। जैसे मान लीजिए आपने कोई नाम लिखा है रमेश, ठीक है, अब रमेश नाम लिखा, रमेश चंद्रा कर देते हैं, चलो, ठीक है। अब आपको रमेश चंद्रा की जगह रमेश सिंह लिखना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका लास्ट जो पॉइंट था जहाँ पर आपने वर्ड रोका था, वो कहाँ रोका था, इस ए पर रोका था, है ना, लिखते हुए आए थे तो यहाँ ए पे रोका था। अब इस ए को हटाना हो तो अपन रीडू करेंगे कि अंडू करेंगे, ये बताओ, ए को चेंज करना है तो, क्योंकि लास्ट परिवर्तन तो इसी ए पे ही तो होगा ना। आपको ये पूरा नाम बदलना है तो इस पूरे वर्ड को चेंज करना है तो लास्ट परिवर्तन इस पूरे वर्ड पर होगा, और मतलब वर्ड का एक जो अक्षर होता है वो तो ए हो गया, ठीक है, पूरा जो शब्द हो गया वो चंद्रा हो गया, ठीक है। अगर हमें अक्षर को बदलना है तो हम ए पे, एक पे चेंज करेंगे, और शब्द को चेंज करना है, लास्ट शब्द को, तो वो पूरे चंद्रा को चेंज करेंगे, समझ गए। तो वो किससे चेंज करेंगे, रीडू से करेंगे कि अंडू से करेंगे। अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब समझिए आप इसको खुद से, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, इसमें से कौन सा फ़ॉन्ट टाइप नहीं है। फ़ॉन्ट टाइप नहीं है पूछा है, और हमको ये पता है कि कैलिबरी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है, तो ये तो है, ठीक है। तो अब आपके सामने 3 ऑप्शन बचेंगे, एग्जाम में इसी तरीके से आपको एनालाइज करके आंसरों तक पहुंचना है। अब देखिए एरियल, टाइम न्यू रोमन और इम्पैक्ट। देखो रोमन, रोमन शब्दों का प्रयोग होता था, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, तो ये भी कोई फ़ॉन्ट टाइप होगा। जैसे अब नहीं भी आता है ना तो उन लोगों की तरह सोचिए, एरियल भी एक फ़ॉन्ट टाइप है। इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट प्रभाव होता है, और ये कोई फ़ॉन्ट टाइप नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5, यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामेटिकली एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे किस कलर की लाइन दिखाई देती है ना। तो क्या वो रेड कलर की दिखाई देगी, क्या वो ब्लू कलर की दिखाई देगी, क्या वो ग्रीन कलर की दिखाई देगी,
क्या वो पिंक कलर की दिखाई देगी, है ना। तो वो किस कलर की हमें एरर वाली लाइन दिखाई देती है जब हम ग्रामेटिकली एरर मिस्टेक करते हैं। ग्रामर की मिस्टेक है। जैसे ग्रामर की मिस्टेक क्या होती है, जैसे आपको रेड लिखना है तो आपने क्या करा, RAD कर दिया, तो ये रेड हो गया। तो अब इसके नीचे ग्रीन आएगी कि ब्लू आएगी कि रेड आएगी, बताइए बताइए इसके नीचे कौन सी आएगी। ठीक है, तो इसके नीचे आएगी ग्रीन। ठीक है, रेड एंड ब्लू ये तीनों बहुत अच्छे से आपको बताई थी। तो ये आपका हो गया होमवर्क। इनके बारे में वापस से लेक्चर में पढ़िए, चाहे कैसे भी कुछ करिए, और इनके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि रेड लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है और ब्लू लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। देखिए, ये जो थोड़ी थोड़ी जो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ ना, मैं पूरा सिलेबस तो नहीं देता हूँ कि आपको जिस तरीके से मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ के बता रहा हूँ तो आप भी ये पूरा पढ़ के बताइए। मैं तो आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ कि आप ये करिए और ये इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जो बच्चे ये काम कर लेंगे, समझ जाइए वो और लोगों से 2 कदम आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ पे मेहनत करेंगे। इस चीज़ पे मेहनत करेंगे तो उनको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। अब मैंने आपको लेक्चर में बताई थी ये चीज़ें, और जो भूल गया हो उसको तो कमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसको वो पहले ही भूल चुका है। तो अब अगली बार ना भूले, तो उसके लिए वो उस चीज़ को पढ़े, वापस से लेक्चर में देखे कि भाई रेड किस लिए थी, ब्लू किस लिए थी, और फिर उसके बाद कमेंट और कर दे, तो उससे उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम तक उसको अच्छे से याद रहेगी। आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए, हेडर और फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस टैब में मिलता है। अब हेडर एंड फुटर क्या था, देखो अपना ये पेज होता है, आपको अच्छे से याद होगा, ये पेज है हमारे पास में। अब ये जो 1 इंच ये जो है ना, ये 1 इंच, ठीक है। अपन ने क्या करा, यहाँ पे 1 इंच का अपन स्पेस छोड़ते हैं इस साइड में ऊपर, और नीचे भी 1 इंच का स्पेस छोड़ते हैं, है ना। तो इस 1 इंच के स्पेस जो छोड़ा, इसके बीच में 0.5 इंच पर हेडर लिखा जाता है, और 0.5 इंच पर, मतलब यहाँ से छोड़ने के बाद में फुटर लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता है पूरा स्पेस कितना है, 1 इंच का, और इसके बीच में आधा इंच पर हेडर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, फुटर। ठीक है, और इसमें क्या लिखा था, हेडर। हेडर मतलब हेडिंग ऊपर वाली, ठीक है। फुटर मतलब फुटनोट्स, नीचे फुटनोट्स लिख दिया आपने। अब यहाँ देखिए, इसको इंसर्ट करना है आपको, तो कौन सा टैब दबाएंगे ये पूछ रहा है। अब आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अपन ने 1 इंच तो मैंने ये बता दिया, अब लेफ्ट मार्जिन कितना छोड़ा जाता है और राइट मार्जिन कितना छोड़ा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। 1 इंच क्या छोड़ा है, मार्जिन छोड़ा है ऊपर नीचे, ठीक है। और लेफ्ट एंड राइट का मार्जिन का आपको बताना है कि इन दोनों का मार्जिन कितना होता है, ये कमेंट सेक्शन में लिखिए। यहीं से देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर 15 10 क्या 20 से 25 नंबर का आ सकता है आपका पेपर। तो 20 से 25 नंबर आपको ग्रैब करने हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए, एडिट, व्यू, फॉर्मेट या इंसर्ट, तो किससे इंसर्ट करेंगे, एडिट से नहीं करेंगे, व्यू से नहीं करेंगे, फॉर्मेट से नहीं करेंगे, इसको करेंगे इंसर्ट से। इंसर्ट करेंगे हेडर एंड फुटर को, है ना। अब ये देखिए, आप ऐसे याद करिए इसको। आपको अगर हेड अपना सर घुसाना है, आपके पैर कहीं घुसाने हैं, तो क्या करेंगे, एंटर करा दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, घुसा दीजिए। ठीक है, कैसे भी याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट पूछ रहा है, अलाइनमेंट बहुत इजी है, अब नाम पढ़ के तो याद नहीं आते हैं, है ना। पर अब मैं डायग्राम बना के अगर आपको वापस से दिखा दूँ तो आप 1 सेकंड में कर जाएंगे। तो कितने प्रकार के होते हैं बताइए, 1 2 3 या 4। ठीक, अब ये देखिए, ये हमारा ये पेज हो गया। इसका आंसर अभी आप ही बताएंगे, पर आप क्या है, लेक्चर को अगर दोबारा देखेंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। यहाँ से हमने लिखना चालू किया, ये हम लिखते गए, ठीक है, ये हमने सारा लिख दिया। अब ये जो अलाइनमेंट है ना, अब जैसे मान लीजिए ये वर्ड यहाँ तक आ गया, ये छोटा रह गया, फिर ये आ गया, ये छोटा रह गया, फिर ये आ गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा, है ना। अब आपको ये थोड़ा थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि यार, मतलब बीच में सेंटर में तो दिख रहा है, पर ये ना राइट की तरफ है ना लेफ्ट की तरफ है, तो इसे क्या बोलेंगे, सेंटर। सेंटर अलाइनमेंट ना बीच में है। अगर हम इसी में ही क्या करेंगे, बिल्कुल ये वाली जो चीज़ें है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन पर इनको बिल्कुल मैच करा देंगे इस तरीके से। हर लाइन इसी लाइन पे से स्टार्ट हो रही है, हालांकि यहाँ पे लाइन नहीं खींची हुई, पर ये स्टार्ट होने का पॉइंट हर किसी का ये वाला पॉइंट है ना। काले डॉट को बना देता हूँ, इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और बिल्कुल एक सीधी रेखा में हमें दिखाई देता है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइन। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट। और अगर ये राइट की तरफ अलाइन होगा, टिल्टेड होगा, ये सारी चीज़ें राइट की तरफ होंगी, तो इसे क्या बोलेंगे, राइट अलाइन। ठीक है,
तो एक अलाइनमेंट हो गया लेफ्ट, दूसरा हो गया सेंटर, तीसरा हो गया राइट। चौथा अलाइनमेंट कौन सा है अब बताइए, अगर याद आ रहा है तो। ठीक है, चौथा बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट, तो जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी शॉर्टकट की आपको क्या कमेंट सेक्शन में लिखनी है। जो जो क्वेश्चन पूछे जाए ना, और क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी ऑर्डर में, जैसे मान लीजिए मैंने जस्टिफाई पूछा है तो जस्टिफाई लिख के उसका आंसर दें। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा है उसको, जैसे रेड पूछा है तो रेड कलर लिखें फिर उसका आंसर दें, ग्रीन कलर पूछा है ग्रीन लिख के दें, ब्लू कलर पूछा है, रेड एंड ब्लू पूछा है, ग्रीन तो बता दिया फिर भी लिख दें आप, है ना, जिससे आपको और याद रहे। जस्टिफाई की शॉर्टकट की लिखनी है आपको कमेंट सेक्शन में। तो जो जिस तरीके से पूछा गया वो लिखें और उसके बाद में उसका आंसर लिखें। आप देखना, आपको खुद को एग्ज़ाम में जब उतरेंगे ना तो आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए MS वर्ड में पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी की यूज़ की जाती है ना, पूरा सेलेक्ट करना है आपको। Ctrl+A, Ctrl+S, Ctrl+V, Ctrl+Z। तो पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी की का यूज़ करेंगे हम। Ctrl+A का करेंगे, Ctrl+S का करेंगे, Ctrl+V का करेंगे या Ctrl+Z का करेंगे। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको 10 से 15 सेकंड में आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड करते रहेंगे और तब भी नहीं आए तो फिर आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 मत कर आना एग्जाम में। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। आपको अगर आती है चीज़, आपने पढ़ी है तो ही उसका आंसर करना है, वरना 1/3 नेगेटिव मार्किंग में मारे जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 Ctrl+A। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आ जाइए नेक्स्ट चले। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, यदि एक ही पत्र कई पतों पर भेजना है तो निम्न में से किसका उपयोग करेंगे, है ना। अब आप ऐसे सोच लीजिए, आपके पिताजी ने आपको बहुत सारे पत्र लिख के दे दिए यार। ठीक है, और आपको अब किन को भेजना है, चाचा को भेजना है, चाची को भेजना है, जिसको भेजना है भेज दीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी है, नहीं भाई पापा की मर्जी से चलेगा ना, पत्र तो पापा ने लिख के दिए, आपने थोड़े भेजे। तो वो जिसको भिजवाना चाह रहे हैं उनको भेजिए आप। हेडर, फुटर, मेल मर्ज और मैक्रो। तो देखो आप पत्र है, ठीक है, पत्र ये लिखा हुआ, तो पत्र होता है, अब कंप्यूटर की भाषा में इनमें से पत्र किस लैंग्वेज में नज़र आ रहा है, मेल में नज़र आ रहा है क्या आपको, मेल मतलब मेल कर रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं, तो बस यही इसका आंसर होगा। ठीक है, कुछ सोचेंगे तो आ जाएगा। हेडर क्या होता है, हेडिंग, फुटर क्या होता है, फुटर, मैक्रो क्या होता है, मैक्रो जो भी अपन काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के काम में आता है मैक्रो। ठीक है, आ जाइए। MS वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, ठीक है, इसको काट दीजिए। प्रश्न नंबर 10 क्या होगा, MS वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सन या IBM। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ठीक है, इसकी ये कब फाउंड हुआ था ना, इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी मतलब गठन कब किया गया था, 4 अप्रैल 1975। ठीक है, कितना पुराना है यार सोचिए, 1975, बहुत पुराना भी नहीं है मतलब ऐसे, पर अभी के हिसाब से ना, उस समय इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का गठन कर दिया था और इसमें ही इन्होंने दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन के बैठ गया, हम सब लोग को कंप्यूटर यूज़ करना सिखा दिया। तो 4 अप्रैल 1975 को ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। तो देखिए MS वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था, एप्पल और सन और IBM के द्वारा नहीं। अजय ये सब स्क्रिप्ट बंद हो गया, क्या बंद हो गया, चलो। अब देखिए सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है, सब स्क्रिप्ट क्या होती है। अब देखो ये क्या, ये गलत लिख गए, मैं सही कर देता हूँ उनको। अब देखिए सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है, यहाँ देखिए मैं इनको सही करता हूँ। x की पावर 2 हो जाएगा, x के सामने 2 ही है ये, ठीक है, ये x का नीचे 2 है यहाँ पर और ये x है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे की तरफ, है ना। जैसे अपन H2O लिखते हैं तो H के नीचे 2 लगाया तो ये सब स्क्रिप्ट हो गया, और ये पावर वाला सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। आपको क्या बताना है, इनकी शॉर्टकट कीज बतानी है, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट की, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज़ आपको बतानी है। आ जाइए, अब देखिए हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, हाइपर लिंक, है ना।
हाइपरलिंक की स्पेलिंग याद करिए पहले तो, ठीक है, और इस के को याद रखिए। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+K, ठीक है। Alt+K नहीं होगी, Ctrl+H नहीं होगी, Ctrl+M नहीं होगी, क्या होगी, Ctrl+K है। बस ऐसे ही हाइपरलिंक से आपको याद करवाई थी, अगर आपको याद हो तो, जब आपको लेक्चर्स पढ़ाए गए थे। प्रश्न नंबर 13, समानार्थक शब्दों का शब्दकोश जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। तो एक तरीके से जो आपकी डिक्शनरी होती है ना, ठीक है, तो ये जो डिक्शनरी होती है उसकी बात कर रहा है, ठीक। अब इसमें से डिक्शनरी कौन सी है, कौन सा बताया था आपको, थेसोरस, ट्रांसलेट, रेसोरस या चेंज, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपको 10 से 15 सेकंड में आ जाने चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए 13 का आंसर क्या हो जाएगा, एक। थेसोरस को क्या बोलते हैं, डिक्शनरी होती है, हिंदी में बोले तो शब्दकोश, ठीक है, क्या होगा, शब्दकोश। आ जाइए नेक्स्ट चले। प्रश्न नंबर 14, MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है, ठीक। तो MS वर्ड में, जब MS वर्ड 2010 में कौन से 2010 मान लीजिए 13 किसी भी करिए, जो ओपन कमांड किस पे क्लिक करेंगे तो ओपन कमांड आती है, फाइल टैब पर, ऑफिस बटन पर, एडिट टैब पर या न्यू टैब पर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, 15 से 20 सेकंड। कुछ क्वेश्चंस के आंसर में क्या है, आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, चलिए आपको क्या है, इस तरह का आंसर आने चाहिए। तो देखिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा एक, फाइल टैब, ठीक। आ जाइए, बाईं तरफ के किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाईं तरफ, दायां दाईं, है ना, तो राइट हो जाएगा ये। राइट हैंड साइड जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से लिखना चालू करा और ये लिखते हुए यहाँ तक पहुँचे, अब इससे आपको डिलीट करना है इधर की तरफ, तो कौन सा दबाएंगे, बैक स्पेस, कौन सा, बैक स्पेस की का प्रयोग किया जाता है। तो देखो पहला ही बैक स्पेस दिख रहा है, डिलीट, एंटर या स्पेस बार, तो किसका करेंगे, बैक स्पेस का करेंगे। डिलीट तो पूरा, डिलीट फॉर्मेट को डिलीट करने के लिए डिलीट का इस्तेमाल किया जाता है, कि आप इसको पूरा ही डिलीट करना चाहते हैं। एंटर क्या होता है, नेक्स्ट के लिए होता है, और स्पेस बार मतलब स्पेस देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट लाइन में ही आ जाएगा एंटर करते ही। आ जाइए प्रश्न नंबर 16, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पे पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग होगा, ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, बुकमार्क का, हाइपरलिंक का, क्रॉस रेफरेंस का या चार्ट का। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना होता है, ये नहीं कि आपने जो पढ़ रखा है वही इसका आंसर होगा। देखो क्रॉस रेफरेंस और चार्ट तो नहीं होता है, ठीक है। अब आप कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको हाइपरलिंक और बुकमार्क, और जनरली तो नहीं होगा, जनरली बच्चे हाइपरलिंक सोच रहे होंगे। तो देखिए हाइपरलिंक का होता है, जो हमारा वेब पेज होता है ना, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए होता है ये, है ना। हम इससे क्या करते हैं, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं, हाइपरलिंक से एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर दिया जाता है। परंतु ये क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित, है ना, डिफाइंड लोकेशन पे पहुंचना है, पहले से ही निश्चित कर रखिए, पहले से ही डिफाइन कर रखिए वो लोकेशन, उस पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन को यूज़ किया जाता है, उसको किया जाता है बुक मार्क को। कौन सा ऑप्शन, बुक मार्क, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ों को अच्छे से समझनी है, जो आपने पढ़ रखा है वही आंसर नहीं होगा, उसके अलावा भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या कर रहा है, प्रिपेयर रहना है ना। प्रश्न नंबर 17, MS वर्ड में फाइल क्या कहलाती है, फाइल को क्या कहते हैं MS वर्ड के अंदर, डॉक्यूमेंट, शीट, स्लाइड या पेजेस। देखिए MS वर्ड जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको ये अच्छे से समझाया था, अगर जैसे मान लीजिए MS वर्ड में आपने किसी डॉक्यूमेंट का नाम दिया है, क्या नाम दिया है, अनिल, ठीक है, anil.docx, ये इसका एक्सटेंशन रहेगा। आपने मान लीजिए इसका नाम नहीं दिया तो ये अपने आप इसका नाम क्या रख देगा, ठीक है, क्या रख देगा, डॉक्यूमेंट docx। तो MS वर्ड में फाइल क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट कहलाती है, तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। शीट
किस में होता है, एक्सेल के अंदर होती है, ठीक है। स्लाइड्स पावर पॉइंट के अंदर होती है। पेजेस हमारे फाइल में होते हैं, ठीक। अब देखिए प्रश्न नंबर 18, एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है ना। तो यहाँ पर इस खाली स्पेस में इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, ये पूछ रहा है कि ये जो भी चीज़ है ये क्या है, विषय सूची है, ये एक लिस्ट है, ठीक है। इसमें इसमें क्या दे रखा है, एक विषय से रिलेटेड आपको आइटम्स लिखे हुए हैं, तो उस पूरी हेडिंग को क्या बोला जाता है ना। टेबल ऑफ कंटेंट बोलेंगे या ट्रैक चेंज बोलेंगे या इंडेक्स बोलेंगे, इंडेक्स, ठीक है, जोड़ दो। इंसर्ट सिटेशन बोलेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे इसको। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको 10 से 15 सेकंड में आ जाए तो बढ़िया है, वरना नहीं आएंगे फिर एग्जाम में। फिर तो आप क्या करेंगे, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, जय हनुमान जी कुछ भी बोलकर आप टिक लगा देंगे, है ना। तो ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है आपको, आपको अगर आता है तो करना है, वरना 1/3 आप देकर आएंगे, कुछ भी लेकर नहीं आएंगे अपने जेब से। आप 1/3 मार्क्स एग्जामिनर को दिएंगे, है ना, किसी और बच्चों को दिएंगे, एक तरीके से ये मान लीजिए। तो आपको किसी और को नहीं देना है। अब देखो टेबल ऑफ कंटेंट, ये क्या होता है, टेबल बनाते हैं, ठीक है, जो भी आपका कंटेंट है। तो ये एक विशेष सूची नहीं है, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। ट्रैक चेंज नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स ही आएगा यहाँ पर। इंडेक्स एक विशेष सूची होती है, बिल्कुल ठीक, बस इसी लाइन से ही आपको मिल रहा है, ठीक है। आपको इंसर्ट सिटेशन का मतलब ये होता है, एक विशेष सूची है और इंसर्ट सिटेशन में क्या होता है, एक किताब है, मान लीजिए आपने एक किताब लिखी, तो आपने जो अपनी किताब में जो पेजेस पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप इन पॉइंट्सों को एक्सप्लेन करते हैं कि ये पॉइंट्स मैंने इस बुक से लिए हैं, रेफरेंस देते हैं उस बुक का। यहाँ पर आप क्या है, एक विषय लिस्ट नहीं है आपकी, एक विषय से रिलेटेड नहीं है, अब कुछ भी टॉपिक हो सकता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये इसका आंसर नहीं होगा इंसर्ट सिटेशन, इसका आंसर क्या होगा 3, इंडेक्स नंबर। अब देखिए प्रश्न नंबर 19, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग, जो भी हमारी स्पेलिंग एरर हुई, ग्रामेटिकल एरर हुई है, उसको ऑटोमेटिक सही करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इनमें से किसका हम इस्तेमाल करते हैं, पहला ऑटो करेक्ट का, दूसरा ऑटो फॉर्मेट का, तीसरा ब्लू से करता हूँ, ऑटो चेक का या फॉर्मेट का, है ना। तो डॉक्यूमेंट्स में हम स्पेलिंग को ऑटोमेटिक सही करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे इनमें से। तो देखिए अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट में आपकी स्पेलिंग या ग्रामेटिकल कुछ एरर्स आए हैं, तो उसको कौन सही करता है, स्पेल चेक से उसको ऑटोमेटिकली ठीक किया जाता है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे चेक से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑटो चेक है, स्पेल चेक का मतलब स्पेलिंग चेक है ना, जो भी स्पेल चेक है इससे किया जा सकता है। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर आएगा, ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर आएगा। स्पेल चेक क्या किस बेसिस पे काम करता है, ऑटो करेक्ट पर काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। आ जाइए आगे देखते हैं। वर्ड रैप का अर्थ क्या अर्थ है ना, इसका अर्थ पूछ रहा है। शब्दों के बीच स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करना, और टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना, या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है, इसका आंसर आप खुद से सोचें या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना, ऑटोमेटिक वर्ड रैप, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 21, कट कॉपी पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है। देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V। फिर उसके बाद में Ctrl+X, Ctrl+C, Shift+C। फिर उसके बाद में ऑप्शन दे रखा है Ctrl+X, Alt+L, Ctrl+C। फिर उसके बाद में ऑप्शन दे रखा है Alt+X, Alt+C और Alt+V। तो देखिए गाइस ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए होमवर्क, ठीक है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो के बारे में कमेंट में लिख सकते हैं कि ये वीडियो अच्छा है या नहीं है, या इसमें हमने जो आपके लिए प्रयास किया है वो कैसा है, ठीक है। आपके रिव्यूज़ हमारे लिए मैटर करते हैं, और साथ में आपके लाइक्स, ठीक है। आप जो लाइक करते हैं कमेंट वो वीडियोज़ पे, तो उससे हमें पता चल जाता है कि आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो कैसा लग रहा है। दूसरी बात कि अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम उस पर विचार करेंगे। तीसरी चीज़, आपको क्या करना है, आपके पास समय कम है और सिलेबस है बड़ा, तो खुद से भी अपने सिलेबस को रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। और आपको कोई समस्या आ रही है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि आपको उसका आंसर कमेंट में ही लिख दें, या अगर
ऐसा टॉपिक है जिस पे वीडियो बनाया जा सकता है तो उस पर वीडियो भी लेकर आ जाएंगे, ठीक है। परंतु आपको समझाने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको कभी भी किसी भी समय ये लगे कि ये मेरी क्वेरी है और इसके बारे में किसी भी सब्जेक्ट से, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे रीजनिंग हो, रीजनिंग है नहीं इसमें, ठीक है। कंप्यूटर तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक। इसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, कल्चर हो गया, है ना, कुछ भी हो गया, करंट समसामयिक ये क्वेश्चंस हो गए। तो जिस भी फील्ड में से आपको कोई समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा ना सोचिएगा कि यहाँ पर है ना सिर्फ कंप्यूटर ही जानते हैं, हम थोड़ा थोड़ा सभी विषयों के बारे में जानते हैं, तो आपकी हेल्प कर ही देंगे, ठीक है। तो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपके कमेंट का वेट करेंगे, ठीक है। बाय।